फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन सबको डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी बचे हुए न्यूमेरिकल्स थे, सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम लोग ना ही केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दोस्तों, बल्कि सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग पहले समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हुए थे हम लोग को केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है उसे हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या विलियन के बारे में दिया गया है। विलियन क्या होता है, विलियन कैसे बनता है, ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो विलियन में होता है दोस्तों, देखिए हम लोग तीन चीज़ को समझना है। एक होता है विलेय, ठीक है, एक होता है विलायक, ठीक है, और एक होता है विलियन। ठीक है, तीन चीज़ को दोस्तों हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, विलेय। जिसको हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विलेय, और जिसमें हम लोग मिलाते हैं उसको बोलते हैं विलायक। ठीक है, और दोनों विलेय और विलायक को जब मिला दिया जाता है तो बन जाता है हम लोग का विलियन। ठीक है, समझ गए। विलेय दोस्तों कुछ हो जैसे नमक, चीनी, ये सब हो सकता है। और विलायक ज़्यादातर केस में पानी ही होता है। ज़्यादातर केस में पानी के अलावा कुछ और भी हो सकता है दोस्तों विलायक, लेकिन ज़्यादातर केस में पानी ही होता है। तो विलेय और विलायक को मिलाने से हम लोग का विलियन बनता है। ठीक है, ये नमक और चीनी वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है, विलेय में। ठीक है, तो हम लोग समझ गए विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलियन क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में विलियन की सांद्रता को निकालना है। तो विलियन की सांद्रता को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है विलियन की सांद्रता। इसका फॉर्मूला है दोस्तों विलेय, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, इसके बाद नीचे हम लोग लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है क्या, विलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में। ठीक है, तो हम लोग को जो विलायक है उसका द्रव्यमान हम लोग को दिया गया 320 ग्राम, और इसमें क्या 47 ग्राम लवण की मात्रा है। लवण मतलब दोस्तों नमक, तो 47 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत और विलियन की सांद्रता की गणना करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विलायक का दिया हुआ है 320 ग्राम, ठीक है, और विलेय दिया हुआ है 47 ग्राम। तो विलियन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ के हो जाएगा 320 प्लस 47, ये हो जाएगा दोस्तों 367। ठीक है, तो हम लोग को विलियन की सांद्रता पूछा गया है। ठीक है, तो सांद्रता का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। ऊपर हम लोग लेते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय है 47 ग्राम, ठीक है, और नीचे हम लोग विलियन का सांद्रता लेते हैं, विलियन। तो विलियन में क्या आता है, विलियन में विलेय और विलायक दोनों होता है, इसीलिए हम लोग दोनों का ही द्रव्यमान को लेंगे। तो दोनों का जोड़ के होता है 367 ग्राम। और दोस्तों क्योंकि यहाँ प्रतिशत में पूछा जाता है तो हम लोग 100 से गुना करके इसको लेंगे। फॉर्मूले में भी यहाँ पे 100 गुना करके ही रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ये आएगा हम लोग का 12.8%। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। तो देखिए अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर्मूला रहता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सभी तत्व का एटॉमिक वेट को अगर रखें, उससे को जोड़ने से जो हम लोग को आता है उसको हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है SO2, तो SO2 में सल्फर है, और सल्फर का एटॉमिक वेट मतलब परमाणुविक भार 32 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु है, इसीलिए हम लोग लेंगे क्या 16 गुना 2। ठीक है, तो ये हो गया 32
प्लस 32, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, 64 यूनिट यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अभी जो हम लोग देखें पहला, इससे पिछला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ हम लोग 1 × 2 लेंगे, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक वेट 16, तो ये 2 + 16 हो जाएगा 18 यूनिट। तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब है दोस्तों उस सूत्र के हिसाब से कितना द्रव्यमान होगा। तो इस सूत्र के हिसाब से जैसे CaO है, तो यहाँ पे Ca कैल्शियम का होता है एटॉमिक वेट 40, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 56। ठीक है, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में 56 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो यहाँ पे देखिए CaCl2, यहाँ पे देखिए दोस्तों कैल्शियम का होता है एटॉमिक वेट 40, और क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की 2 परमाणु है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 + 71। ठीक है, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111 यूनिट, तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र, तो यहाँ पे देखिए NaCl वैसा ही है सब में, कोई दोस्तों सबका एटॉमिक वेट रख के जो जोड़ने से जो आएगा वही होगा सबका, बस पूछने का तरीका अलग है सबका, लेकिन बात एक ही है सब में। तो इसका NaCl दिया गया है, तो NaCl में सोडियम का होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो होगा 58.5, 58.5। ठीक है, और 58.5 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है, कितने कक्ष होते हैं, K, L, M और N, इतने कक्ष होते हैं। और भी होते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है। तो इसमें K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और N में 32। 2, 8, 18, 32 आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो M में देखिए यहाँ पे 18 है, तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हैं इसको हम लोग समझते हैं। इसका पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं दोस्तों। थ्योरी में बोला गया कि देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये रहता है कक्षा में, ये कक्षा में नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसी से जुड़ा हुआ है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो हम लोग इसी का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और ये होता है P+N। ठीक है, P+N मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो मिल जाता है हम लोग को द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या जो होता है उसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कभी कभी। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम लोग कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। परमाणु संख्या दोस्तों हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है उसका नीचे परमाणु संख्या 7 होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या होता है
14, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे, ए बराबर होता है P प्लस एन। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 14 और परमाणु संख्या इसका कितना है 7। परमाणु संख्या 7 होने का मतलब है दोस्तों उसमें 7 प्रोटॉन है, तो यहाँ 7 हो गया। हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है, तो 14 में हम लोग इधर 7 अगर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ n, मतलब न्यूट्रॉन बराबर 7 आ गया। मतलब कि नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन होंगे, तो हम लोग को ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। हम लोग देखें दोस्तों द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला अभी देखें, ए बराबर होता है P प्लस एन। यहाँ पे हम लोग को प्रोटॉन दिया हुआ है कितना 15 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 22, तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है दोस्तों, समस्थानिक वो होता है जिसका परमाणु संख्या तो सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। वो द्रव्यमान संख्या दोस्तों अलग अलग इसीलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन किसी में ज़्यादा रहता है किसी में कम रहता है, जिसकी वजह से वो द्रव्यमान संख्या अलग हो जाता है। तो हम लोग समझ गए समस्थानिक किसको बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें बोला गया है कि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और इसका नाभिक में न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो परमाणु संख्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ए बराबर होता है P प्लस एन। यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 298, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है हम लोग को 188। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या होता प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है, तो हम लोग प्रोटॉन निकाल लेंगे तो परमाणु संख्या हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 298 माइनस 188, 188 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इस तरह होगा, और यहाँ पे 8 में अगर ऐसा हो गया तो ये 110 आ रहा है। तो प्रोटॉन जो है 110 है, तो प्रोटॉन की संख्या ही होता है परमाणु संख्या, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए, गैस का अंतिम तापमान होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए दोस्तों आयतन दोगुना मतलब आयतन पहले मान लीजिए भी था और इसको तब तक गर्म किया गया जब तक कि इसका आयतन क्या हो जाएगा दोगुना मतलब 2V। यहाँ पे दोस्तों T1 दिया गया है हम लोग को 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का अंतिम तापमान मतलब T2 क्या होगा वो पूछा गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है वो पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वो होता है आदर्श गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आदर्श गैस इक्वेशन क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आदर्श गैस इक्वेशन, इसको हिंदी में समीकरण भी कहेंगे, ठीक है। ये होता है दोस्तों PV बराबर nRT, ठीक है, PV बराबर nRT होता है। यहाँ पे समझ लीजिए ये P क्या होता है, P होता है प्रेशर, इसको हिंदी में दाब बोलते हैं। V होता है वॉल्यूम, इसको हिंदी में आयतन बोलते हैं। N होता है मोलों की संख्या, ठीक है, और R होता है दोस्तों एक स्थिरांक जिसका वैल्यू फिक्स रहता है हमेशा, और T होता है दोस्तों टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि कभी ये P, V और T ये तीनों में कोई एक हमेशा नियत रहता है। नियत का मतलब स्थिर, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा जाए तो दाब स्थिर रहता है। जब दाब स्थिर रहेगा तो यहाँ पे देखिए दाब स्थिर मतलब दाब का वैल्यू नहीं बदलेगा, दाब का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा टी के। क्यों? क्योंकि एन भी दिया हुआ क्वेश्चन में या फिर दिया गया अमाउंट के लिए मोलों की संख्या फिक्स रहता है और आर भी इसका वैल्यू भी फिक्स ही रहता है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या ऐसे बोलिए जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी मतलब आयतन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन
तापमान का सीधा समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है दोस्तों V1/V2 बराबर T1/T2। ई फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दोस्तों V1 जो है दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे V1/V2 और T1/T2, ठीक है। V1 दिया गया है V और V2 है 2V और T1 दिया गया है 300 केल्विन और T2 हम लोग को निकालना है। दोस्तों इस इक्वेशन में जब भी हम लोग टेम्परेचर को रखेंगे वो केल्विन में बदल कर ही रखेंगे, सेल्सियस में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V और V कट जाएगा एक बार में और T2 यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा 600 केल्विन और इस 600 केल्विन को हम लोग सेल्सियस में बदलेंगे तो 600 माइनस 273 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए बोला गया है उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पे 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की जो है सांद्रता हम लोग को दिया गया है 1 × 10⁻⁻5, मतलब कि 10⁻⁻5 दिया हुआ है, ठीक है, मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला होता है दोस्तों, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग में बेस 10 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस लॉग बेस 10 और इसका H+ का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 10⁻⁻5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉग कैसे काम करता है वो समझिए पहले। लॉग जो है ना 10 का पावर जो भी रहता है वो सामने गुना हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और ये गुना होगा तो -5 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा लॉग बेस 10 और यहाँ 10। जब भी दोस्तों यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 दोनों इक्वल हो जाता है तो लॉग का वैल्यू कट के हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1, तो पीएच का वैल्यू आ गया दोस्तों 5, ठीक है। या फिर हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं 10 का पावर जो भी रहेगा माइनस में वही होता है पीएच का वैल्यू। अगर 10 का पावर यहाँ पे रहेगा -7 तो पीएच आएगा 7, पीएच क्या आएगा 7। अगर 10 का पावर रहेगा -8 तो पीएच क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अगर 10 का पावर रहा -11 तो पीएच क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा 11। मतलब दोस्तों आप सीधा सीधा बता सकते हैं 10 का पावर जो भी रहेगा माइनस में वही पीएच हो जाएगा, डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। आप लोग को पीएच कैसे आता है वो हम बता दिए। बाकी इधर आप लोग देख सकते हैं कि माइनस में 10 का पावर माइनस में जो भी रहेगा वो पीएच हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है। हम लोग दोस्तों जानते हैं क्षारीय होता है तब जब पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे पीएच नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन का सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो जहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दोस्तों ज़्यादा होगा वो होगा अम्लीय और जहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा वो होगा क्षारीय। तो यहाँ पे क्षारीय बोला गया है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है अगर कम हो गया 10 का पावर -7 से तो वो क्षारीय होगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विलियन ए का पीएच मान 6 है। सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन में और भी कॉन्सेप्ट अगर है तो मैं बता देता हूँ। H+ अगर 10 का पावर -7 से कम हुआ तो हो जाएगा वो
क्षारीय हो जाएगा H+, अगर ज़्यादा हुआ 10⁻⁻7 से तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। और अगर H+ बराबर हुआ 10⁻⁻7 से तो ये हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। वो विलियन क्या होगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे ठीक है, तो यह क्या है, ये क्षारीय हो गया, जो न्यूट्रल हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये H+ बराबर 10⁻⁻4 तो pH 4 आएगा। pH 4 का मतलब क्या हो गया, ये अम्लीय होगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विलियन ए का pH मान 6 है, विलियन बी का pH मान, देखिए ए का pH मान कितना दिया है 6, बी का pH मान है 8 और सी का pH मान है 2। तो यहाँ पे बोला गया है किस विलियन में हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक है। दोस्तों pH जो होता है ना वो इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है हाइड्रोजन की सांद्रता का। कहने का मतलब अगर pH ज़्यादा है तो हाइड्रोजन की सांद्रता कम होगी, ठीक है। और अगर pH कम है तो हाइड्रोजन की सांद्रता जो होगी वो अधिक होगी। उल्टा होता है यहाँ पे, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। pH ज़्यादा तो हाइड्रोजन कम और pH कम तो हाइड्रोजन ज़्यादा। तो यहाँ पे बोला गया किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है। सबसे अधिक उसी में होगा जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा। तो pH वैल्यू यहाँ पे C का सबसे कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में, ठीक है, सी है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। परमाणु भार दिया हुआ है दोस्तों W, परमाणु संख्या दिया हुआ है N, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। चलिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगा N, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के साथ दोस्तों केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग को ज़रूर इससे बेनिफिट्स होगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग को अगर इंटरेस्ट मतलब आप लोग को बेनिफिट हो रहा है अगर वीडियो से, तो कमेंट करके बताएं ताकि आगे हम और भी न्यूमेरिकल्स के वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए। मतलब केमिस्ट्री के तो न्यूमेरिकल्स ऑल कवर हो चुके हैं, लगभग सारे कवर हो गए। और आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।